हेलो बच्चों, आज अपने रे ऑप्टिक्स में नीट PYQ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो अपने पढ़ा चुके हैं जिसमें अपने परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। आज अपने अगले टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इनके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। क्वेश्चन दो बार पढ़ लीजिए आराम से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। तो अपवर्तन को जैसे अपने पास में ये दो माध्यम है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है, ये संगन माध्यम है और संगन माध्यम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है, क्रांति कोण की बात हो रही है और ये अपने पास में कोई अभिलंब है। प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पर आपतित हो रही है, ये आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण के बराबर होता है, तो फिर अपने पास में अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ये प्रकाश किरण है वो संगन और विरल माध्यम के अंतरापृष्ठ के पैरेलल यहाँ से चली जाती है, तो ये अभिलंब के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अपना आंसर होगा डी। जब क्रांति कोण यानी आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो अपना ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है, निम्न में किसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ रीजन दे रखे पड़ते हैं। प्रकाशिक तंतु का कार्य, किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर, गर्मी के मौसम के दिनों में मृग तृष्णा, हीरे की चमक। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पूछ रहा है। तो अपने पास है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रकाशिक तंतु। ये जो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। इसमें सिग्नलों को, जैसे कोई दृश्य या फिर सर्वे सिग्नल हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। संचार में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं प्रकाशिक तंतु का। देखिए सेकंड ऑप्शन दिया है वास्तविक आभासी, तालाब में वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर। ये घटना अपने पास में अपवर्तन के कारण कोई आभासी गहराई है वो कम दिखाई देती है। गर्मियों में मृग तृष्णा, ये अपने पास में है पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरे की चमक, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ए, सी और डी ये तीनों अपने पास में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक जो अपने पास में बी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए नहीं दिया है, नहीं आए वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया करो। कई बार क्या है, नहीं को अपने नहीं पढ़ते हैं तो आंसर कुछ और ही बन जाता है, तो इसलिए आप नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस में नहीं होती। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में जो अंतर आता है वो अपवर्तन के कारण होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होती। हीरे की चमक, मृग तृष्णा और ये प्रकाशिक तंतु, ये सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तो अपना आंसर है वो ए नहीं होगा, नहीं पूछा है तो ये अपवर्तन की घटना होती है बी में। ये पूछ रहा है किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, तो बी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है दो माध्यम M1 और M2 में प्रकाश की चाल क्रमशः, दो माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है। पहले माध्यम में V1 चाल दे रखी है 1.5 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड माध्यम में v2 प्रकाश की चाल दे रखी है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आई आपतन कोण पर प्रवेश करती है। यदि इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो आई का मान ज्ञात कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी होगा एन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी होगा आई है ग्रेटर देन सी होना चाहिए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्नेल का नियम लगा दिया जाता है साइन सी इक्वल टू 1/n। 1/n माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण जा रही है, तो अपने पास में साइन आई बराबर 1/n माध्यम 2 के सापेक्ष एक का पूर्णांक है। इसको आप लिख सकते हो n2/n1। और अगर इसको वेग की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हो साइन आई बराबर हो जाएगा, साइन आई है, आई को अपने अगर यहाँ क्रांति कोण का नियम लगाएं तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा n2/n1। और इसको आप v की फॉर्म में लिख सकते हो v1/v2। अपवर्तनांक और वेग है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ से देखिए साइन सी इक्वल टू v1 कितना है 1.5 इंटू 10⁸ और अपॉन 2.0 इंटू 10⁸। और ये कट कटा के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। इसको आप लिख सकते हो साइन सी इक्वल टू 3/4 सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आई ग्रेटर देन सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो अपने पास में ये ऑप्शन मैच कर लीजिए कि आई का मान है वो साइन इनवर्स 3/4 से अधिक होना चाहिए। तो अपने ऑप्शन मैच करते हैं, आई का मान है वो साइन इनवर्स 3/4 के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। तो ये अपने पास में डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बराबर या अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास में ऑप्शन आ जाता है डी राइट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखिए अपने पास में क्वेश्चन दिया है म्यू अपवर्तनांक की एक पारदर्शी माध्यम में चलती हुई प्रकाश किरण एक माध्यम और वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 के कोण पर टकराती है। अपवर्तनांक म्यू के किस मान के लिए इस कण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर अपने दिया है आई इक्वल टू दिया है 45 डिग्री और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है कि 45 डिग्री कोण पर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो, उसके लिए अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसके लिए आप ये मानिए, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्रांति कोण। अगर दोनों तरफ साइन ले लें, साइन आई इक्वल टू साइन सी और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन है। और साइन सी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में साइन आई इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी होता है 1/, अपवर्तनांक n। तो अपवर्तनांक यहाँ पर n में म्यू दे रखा है तो म्यू लिख दीजिए, अपवर्तनांक म्यू। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा अपने पास में म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n
साइन आई, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बटा साइन आई कितना दे रखा है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा √2, यह आ जाएगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब देखिए ऑप्शन देखिए, म्यू का मान है वो 1.414, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो अपने पास में ऑप्शन में बी देखिए 1.40, ये तो इससे क्या हो रहा है छोटा है, तो इसको नहीं लेंगे। इससे ठीक बड़ा मान ले लो आप, इससे ठीक बड़ा मान कितना दिख रहा है 1.50, तो अपने पास में ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक 1.50 होगा तो आई बराबर 45 डिग्री कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी। तो इसलिए अपना ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन दिया है, किसी द्रव से भरे एक बीकर के तल पर एक लघु सिक्का रखा गया है। चित्र के अनुसार एक किरण सिक्के से आरंभ होकर द्रव के ऊपरी तल तक पहुंचकर तल के समांतर चलती है। तल के समांतर, यहाँ देखिए तल के समांतर चल रही है, तल के समांतर चलती है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो अपने यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन दे रखे हैं, या अपने को निकालना कि द्रव में प्रकाश का वेग कितना होगा, द्रव में प्रकाश का वेग कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, आप यहाँ पर इसका लंब खींच दीजिए, परपेंडिकुलर लंब खींच दीजिए, ये एंगल मान लीजिए आई है, आपतन कोण आई है, या फिर आप इस कोण को क्रांति कोण, क्योंकि यहाँ पर परावर्तित प्रकाश किरण है वो 90 डिग्री के कोण पर जा रही है, तो इसका मतलब ये आई है वो सी के बराबर हो जाएगा, आई है वो सी के बराबर होगा, क्रांति कोण के बराबर। और दूसरा अपने पास में एक तो आई बराबर सी है, और कोई एंगल तो हमें दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस फार्मूला लगा देते हैं, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू, 1/म्यू लगा देते हैं, और साइन सी यानी साइन आई है। और यहाँ से देखिए ये अगर आई ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों ये लाइन पैरेलल है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये अपने पास में एंगल कितना होगा आई होगा या सी होगा। तो ये जो सी एंगल होगा, तो यहाँ से अगर आप ये अपने पास में सी एंगल होगा, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है मान लीजिए ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में आप साइन सी इक्वल टू साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ लंब कितना आ रहा है, लंब आ रहा है 3, थीटा के सामने की भुजा लंब, और कर्ण आ रहा है, अगर लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में यहाँ साइन सी बराबर 1/म्यू का मान रख दीजिए, दिया जाएगा साइन सी का मान आ गया 3/5 इक्वल टू 1/म्यू आ गया। अपने को निकालना क्या है, अपने को प्रकाश की चाल निकालनी है। तो प्रकाश की चाल, अगर माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे, द्रव में प्रकाश की चाल, तो द्रव में प्रकाश की चाल का फार्मूला हो जाएगा v बराबर c/म्यू। सी कितना, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, और अपॉन आ जाएगा 3/5। आप इसको हल कर लीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा 1.8 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये अब आप देख लीजिए, कोई आपका ऑप्शन है वो इसमें मैच करेगा।
तो पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा। 1.8 ये डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सवाल देकर ये डायग्राम देकर पहचानना पड़ेगा कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसके कारण आप ये फार्मूला लगा पाओगे। यहाँ से अपने पास में यहाँ से म्यू का मान आ जाएगा, यानी इस कंडीशन से आप पहले म्यू निकाल लीजिए, और म्यू आ जाए तो अपने पास में फार्मूला होता है म्यू का पता हो तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाली जा सकती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे म्यू माध्यम के अपवर्तन का भाग देके किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है वो आ जाएगी। अभी अपना ये राइट आ रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन डी है वो राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। तो यहाँ पर दे रखा है आवृत्ति न्यू इक्वल टू 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, और अपने को दे रखा है लैम्डा तरंग दैर्ध्य दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। अपने को निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो इससे अपने इन दोनों के साथ में यानी अपने को निकालना है म्यू, और म्यू निकालने के लिए अपने पास में फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बटे वी, माध्यम में वेग, सी निर्वात में वेग, वी माध्यम में वेग। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले अपने वी निकालते हैं। वी का लैम्डा और न्यू के साथ में संबंध होता है न्यू लैम्डा। तो वी बराबर न्यू का मान है 2 × 10⁻14 इंटू 5000 इंटू 10⁻−10। इसको अगर अपने हल करेंगे तो यहाँ से देखिए ये -10 है, ये 14 प्लस के है, तो यहाँ से 4 पावर बच गई और 3 0 यहाँ बच गए 7, और 5 2 10 8, ये आ जाएगा 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब आप इस फार्मूले में मान रख दीजिए म्यू इक्वल टू, क्योंकि अपने को तो अपवर्तनांक निकालना है, सी तो अपने जानते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ अपॉन वी है 1 × 10⁸, और इनको काट दिया जाए, ये पावर से कट रही है तो बच गया 3, और ये मात्रकहीन होता है, तो अपने पास में आंसर आएगा 3 ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है। ए ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, 3 ऑप्शन है बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पर दिया लाल हरी किरणों से बना हुआ एक प्रकाश पुंज है, आयताकार कांच की पट्टिका के पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु पर तिर्यक रूप से आपतित होता है। जब प्रकाश पुंज विपरीत समांतर पृष्ठ पर आता है तो लाल और हरी किरणें, यानी यहाँ पर ऐसा दिया है अपने पास में कांच की पट्टिका है और इसके ऊपर एक प्रकाश किरण है वो यहाँ से आपतित हो रहा है, तिर्यक आपतित हो रहा है। तिर्यक आपतित होगा अगर माध्यम नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता, लेकिन माध्यम होने के कारण यह विलंब से विचलित होगा और ये कहीं यहाँ की बजाय यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और ये लास्ट में दोनों प्रकाश किरणें समांतर निकलती है, यानी पार्श्विक विस्थापित होती है। ये जो यहाँ निकलना था उसी के समांतर ही निकलता है, इसमें पार्श्व विस्थापन आता है। अगर एक वर्णीय प्रकाश होता तो ये होता, अगर लाल और हरी अलग अलग रंग की तरंगें आ रही है तो दोनों का अपवर्तनांक होने के कारण ये कहीं एक यहाँ पर पहुँचता तो दूसरी तरंगा कोई यहाँ पर पहुँचती, तो फिर यहाँ से ये समांतर निकलता। तो अपने लास्ट में तो दोनों तरंगें क्या निकलेगी, समांतर निकलेगी। तो इसमें देखिए आप एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हुई निर्गत होगी, विभिन्न दिशा में नहीं होगी। दो बिंदुओं से दो विभिन्न समांतर दिशा में संचरित करती हुई, यहाँ देखिए बिंदु ए और बिंदु बी,
और यहाँ से दो बिंदुओं से विभिन्न समांतर दिशाओं में संचरित होती हुई निर्गत होगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है प्रकाश किरण कांच के गुटके पर चित्रानुसार पड़ती है। यदि ऊर्ध्वाधर पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुछ दे रखा है, यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम ने दे रखा है। यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हो रही है और यहाँ से फिर ये पूर्ण परावर्तित हो रही है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। और यहाँ मान लीजिए कोई आर एंगल मान लो, यहाँ कोई आर एंगल मान लीजिए। अगर 45 डिग्री पर आपतित हो रही है तो आप यहाँ पर अपवर्तन के नियम लगा सकते हो। यानी वायु है, वायु से यहाँ अपने पास में एक कांच है और यहाँ पर एयर है, तो आप स्नेल का नियम लगा दो। अपवर्तन हो रहा है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। साइन आई कितना है, साइन 45, साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल टू N2। N2 अपने पास में ग्लास का अपवर्तनांक है तो Ng कर लेते हैं अपॉन N1। N1 अपने पास में एयर का अपवर्तनांक है। एयर का अपवर्तनांक कितना होता है आपने जानते ही है, एयर का अपवर्तनांक होता है 1। तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2 साइन आर इक्वल टू Ng। यहाँ से अगर अपने साइन आर की वैल्यू निकालें, साइन आर इक्वल टू यह आ जाएगा 1/√2 म्यू जी यानी ग्लास का अपवर्तनांक। ये अपने पास में समीकरण नंबर है वो 1 आ गई। अब देखिए आगे अपने दे रखा है कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये यहाँ पर किसी एंगल से आपतित हो रही है और फिर यहाँ से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो इसके लिए अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहले तो ये एंगल जो यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा भाई, यहाँ से ये 90 डिग्री बन रहा है, इधर वाला आर है तो इधर वाला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस आर। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है या फिर आप कह सकते हो क्रांति कोण है वो कितना है 90 माइनस आर। तो इसके लिए अपने क्रांति कोण के लिए सूत्र लगा सकते हैं साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। यहाँ पर म्यू किस में आ जाएगा, ग्लास के लिए। तो ये एंगल दे रखा है साइन सी का मान दे रखा है 90 माइनस आर इक्वल टू यह आ जाएगा 1 अपॉन म्यू जी। 90 माइनस आर इसको लिख सकते हो साइन की जगह आप लिख सकते हो कोस आर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी। यह आपकी समीकरण नंबर आ गई 2। और जो आपकी 1 नंबर समीकरण आई थी साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन √2 म्यू जी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन √2 म्यू जी। ये जो आपकी 1 नंबर समीकरण पीछे आ गई थी। अब इसको साइन आर जो है इसको आप कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। तो आप इसको लिख सकते हो साइन आर को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर आर अंडरूट। साइन आर को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर आर और इसका आप अंडरूट लिख सकते हो। तो यह आ जाएगा इक्वल टू इधर पड़ा है अपना 1 अपॉन √2 म्यू जी, और दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो यह आ जाएगा 1 माइनस, यह आ जाएगा 1
माइनस कोस आर की वैल्यू आ जाएगी 1/μg, इसका स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर की वैल्यू, और अंडरूट अगर आपने स्क्वायर कर दें तो हट जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2μg का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 = 1/μg का स्क्वायर प्लस 1/2μg का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 =